कहानी अधिकार। ठीक 2 दिनों बाद कुंज भैया का जन्मदिन था। पापा ने भैया के चिकित्सक बनने के उपलक्ष्य में उनकी 25वीं वर्षगांठ पर सारे रिश्तेदारों, मित्रों, अड़ोसियों पड़ोसियों न जाने किस किस को आमंत्रित किया था। सालगिरह वाले दिन सुबह से ही रिश्तेदारों का आगमन आरंभ हो गया और शाम होते होते सारा फार्म हाउस मेहमानों से भर गया। मैं बहुत खुश थी। पापा और भैया ने मुझे बेशकीमती वस्त्र, मैचिंग ज्वेलरी, मेकअप का सामान, सभी कुछ मेरी पसंद का दिलवाया था। मैं इस प्रकार सज संवर रही थी मानो जन्मदिन भैया का नहीं मेरा हो। संध्या समय ठीक 6 बजे भैया ने केक काटा और पापा के चरण स्पर्श किए। पापा ने भी उन्हें केक खिलाया और गले से लगाकर आशीर्वाद दिया। अब मेरी बारी थी। मैंने भैया को केक तो खिलाया ही, साथ ही थोड़ी सी क्रीम उनके गाल पर भी लगा दी। भैया ने बनावटी गुस्से से मेरी ओर घूरा, फिर मुस्कुरा दिया। लोग भैया को तरह तरह के उपहार दे रहे थे। मैं भैया के साथ स्टेज पर ही बैठी थी, अतः मेरे विषय में भी कोई न कोई टीका टिप्पणी उपहार लाने वाले अवश्य कर देते। कोई कहता, अरे भाई, तुम्हारी बहन तो बहुत प्यारी है। तो कोई पूछता, आपने ये ड्रेस कहाँ से ली? तो कोई कहता, आपका यह नेकलेस तो बहुत सुंदर है, कहाँ से खरीदा? आदि आदि। डीजे पर गाने बज रहे थे। उत्सव में आए लड़के लड़कियां उन गीतों पर झूम रहे थे। मैं भी डांस करने के लिए अपना कोई पार्टनर ढूंढ रही थी। सहसा मेरी दृष्टि कोने में खड़े एक लड़के पर पड़ी। कितना हैंडसम है, मैं अपने आप में बुदबुदाई। उसके चेहरे पर अप्रतिम तेज और असीम आभा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मैंने उसके पास जाकर कहा, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? लड़के ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, जी मुझे डांस नहीं आता, आप किसी और से पूछ लीजिए। मैंने फिर कहा, अच्छा एक फोटो तो आप मेरे साथ खिंचवा ही सकते हैं। इस प्रश्न का उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने फोटोग्राफर को संकेत से बुलाया और हम दोनों की फोटो खींचने के लिए कह दिया। बातों ही बातों में पता चला कि उसका नाम कान्हा है और उसने भी इसी वर्ष भैया के साथ एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की है। यह जानते ही मेरे हृदय ने स्वतः ही कान्हा को सम्मान के सर्वोच्च आसन पर बैठा दिया। मेरे आग्रह पर कान्हा ने बिना कोई प्रश्न किए अपना मोबाइल नंबर भी मुझे दे दिया। इसके पहले कि मैं कुछ और पूछती, वे एक्सक्यूज मी कहकर कुछ दूर पर खड़े अपने दोस्तों के पास चले गए। मेरी आंखें अभी भी भीड़ में उन्हें ही तलाश रही थी, पर उत्सव समाप्त होने तक भी मुझे वे कहीं दिखाई नहीं दिए। रात के 12 बज चुके थे। सारे मेहमान जा चुके थे। भैया और पापा भी बुरी तरह थक गए थे, अतः हम तीनों आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में आ गए। मैंने कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गई। मैं सोने का प्रयत्न करने लगी, पर अभी भी कान्हा की तस्वीर मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मुझे लगा जैसे कान्हा मेरे आसपास ही हूँ। मैंने आवाज दी, कान्हा कान्हा, और अपने ही पागलपन पर हंस पड़ी। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैं फोन उठाकर मैसेज टाइप करने लगी, कान्हा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। बस एक बार, मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, आप मुझसे मिलेंगे ना? बताइए, मिलेंगे ना? मैं जानती थी कि मुझे कोई उत्तर नहीं मिलेगा। शायद कान्हा मैसेज पढ़े भी नहीं। मैंने फोन एक तरफ रख दिया और आंखें बंद कर लीं। थोड़ी ही देर में नींद ने मुझे अपने आगोश में भर लिया। दूसरे दिन जब मेरी नींद खुली तो मैंने सूर्य देव को खिड़की से झांकते पाया, जैसे वह कह रहे हों, जल्दी उठो, मैं आ गया हूँ, कितना सोओगी? जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो मुझे पापा और भैया मेरी प्रतीक्षा करते हुए मिले। लगभग 1 घंटे बाद हम तीनों कार से घर पहुंच गए। मैं झटपट अपने कमरे में जाकर मोबाइल पर आए मैसेज पढ़ने लगी। कान्हा का मैसेज पढ़कर मेरा चेहरा खिल गया। लिखा था, कल आ जाइए, मैं पता भेज रहा हूँ। पर पता किसी होटल या रेस्तरां का ना होकर एक गांव का था। मैं ड्राइवर के साथ गाड़ी से कान्हा से मिलने जाना चाहती थी, पर यह सोचकर कि कहीं भैया और पापा को पता न चल जाए, अकेले ही जाने का निश्चय किया। मैं अगले दिन नियत समय पर उस स्थान पर पहुंच गई जहां मुझे कान्हा से मिलना था। वे मेरा इंतजार कर रहे थे।
मैंने कभी गांव देखा नहीं था, अतः मैं बड़ी उत्सुकता से एक एक चीज देख रही थी। कुछ देर बाद मैं कान्हा के घर पर थी। उस घर में छोटे छोटे 2 कमरे थे और रसोई भी छोटी सी थी। एक कमरा दवाओं, पुस्तकों और कान्हा को मिले पुरस्कारों से भरा हुआ था। दूसरे कमरे में सोने के लिए एक चारपाई और पढ़ने के लिए एक मेज पड़ी थी। पर यहाँ आकर मुझे जिस सुख और शांति की अनुभूति हो रही थी, वैसा अनुभव मुझे अपने बड़े से घर में कभी नहीं हुआ था। मैं रास्ते भर यही सोचती आई थी कि कान्हा से कौन से प्रश्न पूछूंगी। पर जैसे कम तैयारी होने पर एक विद्यार्थी प्रश्न पत्र के सामने आने पर प्रश्नों के उत्तर भूल जाता है, वैसे ही मुझे भी सारे प्रश्न विस्मृत हो गए। थोड़ी देर में एक बूढ़ी स्त्री हमारे लिए चाय और थोड़ा नाश्ता रख गई। कान्हा ने बताया कि वह स्त्री इसी गांव में रहती है और वही उनके खाने पीने का ध्यान भी रखती है। लगभग 2 घंटे बाद कान्हा ने मुझे शहर जाने वाली बस में बिठा दिया। मैं अभी भी एकटक उन्हें ही विलोक रही थी। बस चल दी, पर मैं तब तक उन्हें टकटकी बांधे देखती रही, जब तक कि वे मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गए। इधर कुछ समय से पापा की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। उन्हें ब्लड कैंसर था और वह भी 3rd स्टेज पर। मैंने माँ को बचपन में ही खो दिया था, इसलिए पापा अपने जीवन काल में ही मेरा विवाह कर देना चाहते थे। मैंने बार बार सोचा कि पापा को बता दूं कि मैं कान्हा को पसंद करती हूँ, पर भैया से यह जानकारी मिलने पर कि कान्हा पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं, वे स्वदेश कब लौटेंगे भी या नहीं, कहना कठिन है। मैंने अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की। कुछ ही महीनों में मेरा विवाह किशन, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, के साथ संपन्न हो गया। किशन सुबह से शाम तक बिजनेस में ही व्यस्त रहते थे, अतः ससुराल पहुंचते ही मुझे बूढ़े सास ससुर का दायित्व संभालना पड़ा। कभी कभी इच्छा न होने पर भी उनके स्नेहमयी एवं विनम्र स्वभाव के कारण मैं उन्हें किसी भी कार्य के लिए मना नहीं कर पाती। किशन आधुनिक विचारों के युवक थे, इसलिए उनकी ओर से ना तो मेरे ऊपर कोई पाबंदी थी और ना ही किसी प्रकार की रोक टोक। थोड़े ही दिनों में उन्होंने मुझे अपने बिजनेस का पार्टनर भी बना दिया। अभी तक मेरा मन कान्हा को भुला नहीं पाया था, इसलिए शादी के काफी समय बाद तक मैं किशन में कान्हा को तलाशती रही। अभी हमारी शादी को 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था कि ईश्वर ने कनु के रूप में मुझे पुत्र रत्न देकर मेरी गोद भर दी। किशन बहुत खुश थे। उन्होंने पुत्र जन्म के उत्सव पर दिल खोल कर खर्च किया। पापा का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। उन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मैं पापा के अंतिम समय में उनके साथ रहना चाहती थी, अतः मुझे कई वर्षों से ससुराल में काम कर रही बाई, जिन्हें सब काकी कहते थे, को माँ बाबूजी की जिम्मेदारी सौंपकर 6 माह के कनु को लेकर मायके आना पड़ा। थोड़े ही समय बाद पापा हम सबको छोड़कर एक अनंत यात्रा पर चले गए। मैं भी कुछ दिन भैया के पास रहकर उन्हें नाना प्रकार से सांत्वना देकर तथा समझा बुझाकर अपने घर लौट आई। बाबूजी काफी बीमार रहने लगे थे, इसलिए मेरे लिए भैया से मिलना अब कठिन होता जा रहा था। अतः भैया अक्सर त्योहारों पर मुझसे मिलने आ जाया करते। समय एक ऐसा महापुरुष है जो सदियों से न जाने किस अभिशाप के कारण अत्यंत कठोर नियमों से बंधा हुआ है। वह कभी न तो पीछे मुड़कर देखता है और न ही कभी अपनी गति में किसी प्रकार का परिवर्तन ही करता है। उसे न तो किसी पर दया आती है और न ही वह कभी किसी के साथ निष्ठुरता का व्यवहार करता है। मनुष्य मोह पाश के बंधन के कारण उसे पहचान नहीं पाता। उसे कभी वह ठहरा हुआ प्रतीत होता है, तो कभी भागता हुआ और कभी धीरे धीरे खिसकता हुआ। पर शताब्दियों से समय अपना निरंतर गतिमान रहने का कार्य अनवरत रूप से करता चला आ रहा है और भविष्य में भी कब तक करता रहेगा, कहा नहीं जा सकता। कनु 5 वर्ष का होने वाला था। भैया चाहते थे कि वे उसका 5वां जन्मदिन अपने घर पर मनाएं। किशन को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, अतः मैं माँ बाबूजी को समझाकर और उनकी जिम्मेदारी काकी को सौंपकर कनु को लेकर 2 दिनों के लिए भैया के पास चली आई। कान्हा भी विदेश से लौट आए थे। कनु के जन्मदिन के आयोजन की तैयारी भैया कान्हा के सहयोग से कर रहे थे। कनु बहुत प्रसन्न था।
वह सारे दिन कान्हा के आगे पीछे घूमता रहता। कभी उनसे घोड़ा बनने की जिद करता तो कभी अपने कंधे पर बैठाने की। जन्मदिन की सुबह किशन भी आ गए। जन्मदिन का सारा इंतजाम भैया ने फार्म हाउस में किया था। शाम होते होते फार्म हाउस लोगों से भर गया। मैं और किशन मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। कनु ने केक काटा, पर जैसे ही किशन कनु को केक खिलाने गए, उन्हें चक्कर आने लगा। वे वहीं जमीन पर बैठ गए और देखते ही देखते मूर्छित होकर गिर पड़े। चारों ओर भगदड़ मच गई। कनु जोर जोर से रोने लगा। भैया और कान्हा किशन को लेकर अस्पताल की ओर भागे। सारे रास्ते कान्हा किशन का प्राथमिक उपचार करते रहे, पर अस्पताल पहुंचते पहुंचते किशन की सांसें उखड़ने लगीं। इससे पहले कि डॉक्टर किशन का इलाज शुरू करते, उन्होंने सदा सदा के लिए आंखें मूंद ली। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरे आंसू थमते नहीं थे। मैं कब तक और कितना रोई नहीं जानती। किशन के पार्थिव शरीर को लेकर मैं भैया और कनु के साथ ससुराल लौट आई। माँ बाबूजी का रो रो कर बुरा हाल था। मेरे लिए उन दोनों को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने भैया को कुछ दिनों के लिए अपने पास रोक लिया। धीरे धीरे मैंने किशन के मित्रों की सहायता एवं सहयोग से बिजनेस भी संभाल लिया। बिजनेस में व्यस्त रहने के कारण मुझे कनु और माँ बाबूजी की देखभाल की जिम्मेदारी काकी को सौंपनी पड़ी। माँ बाबूजी का बूढ़ा एवं जर्जर शरीर पुत्र की मृत्यु का आघात सह नहीं सका, अतः दोनों ने शीघ्र ही एक एक करके इस नश्वर संसार को त्याग दिया। अब कनु, जो दादा दादी के साथ खुश रहने लगा था, पुनः उदास रहने लगा। उसकी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। गर्मियों के दिन थे। कनु के स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थीं। मैं दिन भर ऑफिस में व्यस्त रहती। कनु घर पर पल भर भी अकेला नहीं रहना चाहता था। वह सुबह शाम सोते जागते मामा के यहाँ जाने की जिद करने लगा। मैं चाहकर भी कनु को समझा नहीं सकी। इसलिए मैं उसे लेकर कुछ दिनों के लिए भैया के पास रहने आ गई। यहाँ आकर कनु बहुत खुश था। कान्हा भी अस्पताल से लौटने के बाद का सारा समय कनु के साथ ही व्यतीत करते। मैं रोज शाम अपने मन को शांत करने के लिए गंगा नदी के तट पर चली जाती और घंटों बहते हुए जल को निहारती रहती। संध्या के 7 बज रहे थे। कनु टीवी पर कार्टून देख रहा था। मैं बरसों से घर में काम कर रही अम्मा को कनु का ध्यान रखने के लिए कहकर नदी के तट पर चली आई और बिना क्रम तोड़े निरंतर प्रवाहमान निर्मल जल को देखने लगी। सहसा कदमों की आहट ने मुझे चौंका दिया। मैंने देखा, सामने कान्हा खड़े थे। उनके मुख पर वर्षों बाद भी वही अलौकिक आभा और असीम तेज झलक रहा था। आप यहाँ कब से बैठी हैं और कनु कहाँ है? कान्हा ने मुझसे प्रश्न किया। घर पर ही टीवी देख रहा है। मैं अम्मा को उसका ध्यान रखने के लिए कह आई हूँ, मैंने उत्तर दिया। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आशा है आप इनकार नहीं करेंगी। मैं माँ, पिता, पति सभी को खो चुकी हूँ। मेरे पास किसी को देने के लिए अब बचा ही क्या है? मेरी आवाज भर्राने लगी। लंबे समय से रुके आंसू सारी सीमाएं तोड़कर निर्बाध इस प्रकार बहने लगे, जैसे बाढ़ आने पर नदी का जल तटबंध तोड़कर प्रवाहित होने लगता है। ईश्वर कभी भी किसी को सब कुछ कहाँ देता है। सब कुछ खोने के बाद भी जो कुछ करने की हिम्मत रखता है, वह कुछ नहीं खोता। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके पास उत्तरदायित्व निभाने वाला कुंज जैसा प्यारा भाई है, कनु जैसा बुद्धिमान पुत्र है। इतना ही नहीं, आपको माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं कान्हा को पुत्र के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं उसका पिता बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे यह अधिकार देंगी? बोलिए कृषा, आप मुझे यह अधिकार देंगी ना? मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे दोनों कमजोर हाथ कान्हा ने अपने मजबूत हाथों में थाम लिए हैं।